तो दोस्तों, यूपीएससी भारत रत्न शिक्षालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो टारगेट यूपी पीसीएस 2024 के पॉलिटी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्टों में हमने पॉलिटी के 2018 और 2019 के पेपरों को सॉल्व किया था। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस का पैटर्न किस प्रकार का है। एक और बात दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको अच्छे से देखिए, और उसका यदि आपने अच्छे से वीडियो को देखकर एनालिसिस समझा तो आपसे इस वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चन या इस जो 2020 के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यह है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, कौन से पार्ट में पंचायती राज सिस्टम का प्रावधान किया गया है। यदि आप दोस्तों ध्यान दें तो हर साल करीब 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इस पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पूछता है, मतलब किसी विषय का। तो आपको एक बार पूरे पार्ट को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक चित्र लगा दिया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट का वर्णन करता है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, भारत और राज्य का क्षेत्र। जो दूसरा पार्ट है वो सिटीजनशिप से संबंधित है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। तीसरा पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। चौथा पार्ट यहाँ पे डीपीएसपी से संबंधित है। जो चौथे का ए पार्ट है 4A, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। पांचवा जो पार्ट है वो संघ के बारे में बताता है। संघ में एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी और सीएजी के बारे में बताता है। ठीक है। जो छठवां पार्ट है वो स्टेट के बारे में बताता है, यानी राज्यों की जो लेजिस्लेचर होगा, हाई कोर्ट होगा, सबऑर्डिनेट्स जो कोर्ट्स होंगे उनके बारे में बताता है। पार्ट 7 जो पहले आर्टिकल 238 हुआ करता था वो एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसको निरस्त कर दिया गया है, तो अब ये पार्ट नहीं है। ठीक है। आपका जो 8वां पार्ट है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। 9वां पार्ट पंचायतों के बारे में, और 9वें का पार्ट ए जो है वो म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बताता है, नगर निगम वगैरह जो निकाय होते हैं उनके बारे में। ठीक है। 9वें का बी पार्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताता है, यानी कि आपकी सहकारी संस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में बताएगा। फिर अगला जो आपका 10वां पार्ट है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है कि जनजातीय और शेड्यूल्ड एरिया क्या होगा। 11वां पार्ट आपका रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, मतलब विधायी और प्रशासनिक रूप से। यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो बात है वो विधायी और प्रशासनिक वाली है। ठीक है। जबकि जो 12वां भाग है वो रिलेशन बताता है फाइनेंस में, प्रॉपर्टी में, कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भाग 13 जो है वो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सीमा के भीतर व्यापार वाणिज्य कैसे होगा, ये भाग 13 में लिखा गया है। भाग 14 जो है वो सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में बताता है, मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो आपकी सेवाएं हैं, यूपीएससी है, स्टेट के पीसीएस बोर्ड होते हैं, तो वो कहाँ पे है, वो भाग 14 में है। ठीक है। भाग 14A जो है वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जो अधिकरण होते हैं उनके बारे में बताता है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पार्ट 14A को कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से कवर कैसे जोड़ा गया। ठीक है। भाग 15 जो है वो इलेक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है। जो भाग आपका 16 है वो स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस, मतलब जैसे SC ST OBC के लिए जो संविधान में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जैसे SC का बोर्ड है, ST के लिए बोर्ड है, OBC के लिए भी NBC बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे है, तो वो भाग 16 में है। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। भाग 18 में इमरजेंसी के प्रोविज़न है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे अगली बार। तो ये है। भाग जो 19 है वो मिसलेनियस है, मतलब इसमें विविध चीज़ें हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका 361 है उसमें आपको याद होगा कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति है उनको बहुत सारे मामलों से छूट देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
इसी में एक आर्टिकल है 366। इसके अंतर्गत बहुत सारे मतलब जो संविधान में कुछ कुछ टर्म्स हैं उन सबको डिफाइन किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अमेंडमेंट कहाँ पर है? भाग 20 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपातकाल है भाग 18 में, ठीक है। भाग 21 जो है इसमें टेम्पररी और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविज़न शामिल हैं। और भाग जो आपका 22 है उसमें शॉर्ट टाइटल, ठीक है, और अथॉरिटी वगैरह, हिंदी लैंग्वेज आदि इसके बारे में बात की गई है। तो इसमें जो पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रावधान कहाँ पर है, तो आपको ये है पहला ए 9वें भाग में है। और आप यहाँ पे ध्यान होगा कि जो छठवां हमने भी पढ़ा स्टेट आएगा इसमें। फिर आपका भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और जो भाग 4A है वो फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज द थर्ड टायर एडेड इंडियन फेडरल सिस्टम। तो भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर कब जोड़ा गया? तो यहाँ पे स्पष्ट है आपको कि आपका जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है तो वो कब हुआ है? 1993 में। तो आपको 1993 इसका आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिखा है नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है, ठीक है। क्या क्या लिखा है इसमें? पहले लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन। दूसरा है अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। सी लिखा हुआ है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। और चौथा लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्यों का प्रवेश। तो क्या इसमें संभव नहीं है? तो चलिए सबसे पहले हम पार्लियामेंट के पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट के बारे में अच्छे से समझते हैं कि क्या है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे देंगे। साथ ही यदि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में बनता है तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो जाए कि यह अधिकार संसद को है, न कि राष्ट्रपति को। यहाँ पे डिफरेंस है एक प्रकार का। क्या अधिकार देता है कि वह राज्य से भूभाग अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, मतलब या तो भूभाग को अलग कर दे या राज्यों के भूभागों को मिला दे, या किसी भूभाग को किसी राज्य के भाग में मिला दे। मतलब ये कोई यूपी का भूभाग है उसको वो उत्तराखंड को दे दे, तो इस तरह से वो नया राज्य का बना सकता है, ठीक है। दूसरा है कि वह किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, राज्य का क्षेत्रफल घटा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, और किसी राज्य का नाम भी बदल सकता है। तो आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रखना होगा, पांचों पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से भूभाग को अलग कर सकता है, किसी और राज्य में भूभाग मिला सकता है, या किसी राज्य के भूभाग से नया राज्य बना सकता है, पहला। दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, या उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। अब जो आपका आर्टिकल 3 है उसमें 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें? जो आपकी पहली शर्त है वो यह है कि उपरोक्त परिवर्तन पर विचार करने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा ये है कि विधेयक की संस्तुति करने से पहले राष्ट्रपति को उसे निर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना होगा, क्योंकि ये संघीय विषय से संबंधित एक प्रावधान एक प्रकार का। इसके अलावा नए राज्य बनाने की संसद की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि आपका जो अभी जम्मू कश्मीर था वो एक स्वतंत्र राज्य था पहले, लेकिन उसको प्रोविज़न करके उसे यूटी बना दिया गया था। तो और लद्दाख को भी अलग किया गया, उसको भी यूटी बनाया गया। तो ये किसके तहत किया गया? वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया। अब जब राष्ट्रपति ने राज्यों को उनके विचार या संबंधित विचार के लिए व्यक्त किया, ठीक है,
तब राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं होगा, लेकिन ठीक है, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही विचार समय पर समाप्त हो जाए। मतलब ऐसा है कि भले ही राज्य विधानमंडल जल्दी से विचार करके बता दे कि नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि संसद और राष्ट्रपति ने तय कर लिया कि करना है तो फिर वो बाध्य नहीं है राज्य विधानमंडल के किसी भी विचार से। और इसी प्रकार यदि एक बार विधेयक में मतलब हो गया कि भाई मतलब ऐसा है कि वो चेंज कर सकता है, तो हर बार जब संसद में विधेयक में संशोधन यदि पेश करना होगा कुछ, तो हर बार राज्य विधानमंडल को नया संदर्भ नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संबंधित विधानमंडल को उसके विचार जानने के लिए कोई संदर्भ की आवश्यकता ही नहीं है और उसे स्वयं कोई भी कार्यवाही कर सकती है। मतलब संसद स्वयं सीधे से कार्रवाई कर सकती है, उसमें राज्य विधानमंडल से उसके विचार जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, वो सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। हालांकि उनका प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से चलाया जाता है। अब आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि अभी हमने देखा कि यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी संविधान के किस भाग में है। इस प्रकार के बीच बीच में आप क्वेश्चन में एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्य में क्षेत्र सीमा नाम को उनकी सहमति के बिना बदलने का अधिकार देती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से बना सकती है। इसीलिए संविधान द्वारा किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतरता की गारंटी नहीं दी गई है। भारत को सही मायने में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब आप राज्यों का तो विनाश कर सकते हैं, राज्यों को में क्षेत्र, आकार, नाम वगैरह सब में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ से आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है। संघ सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें संघ को नष्ट नहीं कर सकती। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान के तहत है। मतलब वहाँ पे 50 राज्य जो आजाद जब बने थे, फॉर्मेशन हुआ था तो 50 राज्य थे, वहाँ पे आज भी 50 राज्य ही हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से किस मायने में अलग है। आप यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर उसे सीन कीजिए, ताकि आपसे इस प्रकार के बीच बीच में जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से डील कर सकें। अब आर्टिकल 3 तो हमने देख लिया, आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो 2 है वो संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने, ये संबंधित है नए राज्यों को शामिल करने से, स्थापित करने का अधिकार देता है, ऐसी शर्तों या नियमों पर जो वह उचित समझे, ठीक है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहला, भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, ठीक है। तो ये दोनों बात क्या लिखी हुई है, जैसे पहला है भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, मतलब उन राज्यों को शामिल करने से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में हैं। मतलब जैसे कोई यूटी है वो पहले से अस्तित्व में है तो उसको भारतीय राज्य बना देना, तो नए राज्य शामिल हो गया। जबकि दूसरा, उन राज्यों को शामिल स्थापना से संबंधित जो पहले में अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंस देखने होंगे। विशेष रूप से अनुच्छेद 2 उन नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 जो है वो भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या उनके परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्य क्षेत्र के आंतरिक पुनर्समयोजन से संबंधित है। मतलब जो अनुच्छेद 2 है उसका संबंध नए राज्यों से है, जबकि जो अनुच्छेद 3 है वो पुराने राज्य जो है उनकी सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो इसे पुनर्संयोजन लिखा गया है यहाँ पे। अब संविधान स्वयं ये स्पष्ट करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत और नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों की क्षेत्र की सीमाओं, नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। आपको ये बताना है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक है। इसका मतलब ये है ऐसे कानून साधारण बहुमत और सामान्य विधायी द्वारा पारित किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि
पहले भी एक वीडियो में मैं कर चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जो भारतीय संघ है, ठीक है, यहाँ पे दो टर्म का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि भारतीय संघ जो होता है उसमें भारत के जो राज्य हैं वो आते हैं। जैसे भी फिलहाल में 28 राज्य हैं, और भारतीय राज्य क्षेत्र जो है, भारतीय राज्य क्षेत्र जो है उसमें संघ के साथ साथ प्लस यूनियन टेरिटरीज और अर्जित क्षेत्र यदि कोई आगे किया जाएगा या होगा तो वो भी शामिल किया जाता है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द रिमूवल ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नोट प्ले एनी रोल। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि नोट वगैरह है तो अच्छे से पढ़िए, उसको सर्कल कीजिए ताकि आपकी गलती करने की जो सिली मिस्टेक्स है वो कम रहे पेपर में। मतलब संसद का निम्न में से किस पदाधिकारी के रिमूवल पर कोई रोल नहीं है। पहला विकल्प था जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दूसरा था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और चौथा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG आपका। तो यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये तीनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रिमूवल में संसद का हाथ होता है, जो कि विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करना होगा, तो ये तीनों हट गए। यदि आप एक हटा देते हो तो भी आपका आंसर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे आपका CAG, तो आपका आंसर आ गया D। अब चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं ताकि आपको इसकी प्रोसेस भी ध्यान रहे, कल को यदि वो प्रोसेस पे पूछता है तो आप क्वेश्चन डील कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं रिमूवल ऑफ द जजेस, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके आदेश से? राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सत्र में, सबसे पहले सत्र चेंज नहीं होना चाहिए, सत्र एक ही होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि सत्र अवसान के समय यदि कोई इस प्रकार के प्रस्ताव हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी सत्र में इसे हटाने के लिए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो। अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के लिए विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है? उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, ठीक है, पहला। दूसरा, उस सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत इससे समर्थित होना चाहिए, ठीक है। अब संविधान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हटाने के 2 आधार बताए गए हैं। वो 2 आधार कौन कौन से हैं? एक है सिद्ध व्यवहार और एक है अक्षमता, मतलब वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, और दूसरा है कि उसका व्यवहार जो है वो कपटपूर्ण हो चुका है, वो सही नहीं है संवैधानिक रूप से। ये 2 आधार हैं। यदि पूछा जाए आपसे पेपर में कल को कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित आधारों का उल्लेख है, तो बिल्कुल 2 आधार है, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। जबकि आपको यदि ध्यान हो कि राष्ट्रपति के लिए क्या है, तो राष्ट्रपति के लिए लिखा रहता है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, ये चीज़ें राष्ट्रपति के लिए लिखी रहती हैं। आगे देखते हैं, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ये जो है एक्ट 1968 का, इस एक्ट में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उसको हटाने से संबंधित, तो ये हमको दिखा दिया थोड़ा सा कि राष्ट्रपति का आदेश होना चाहिए, उसी सत्र में होना चाहिए, संसद की उपस्थिति और बहुमत करने वाले 2/3 लोग होना चाहिए। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगा? तो वो एक एक्ट है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ध्यान रखना है, ये प्रक्रिया जो है वो संविधान में नहीं बताई गई है, ठीक है, ये एक्ट है, इसमें बताई गई है। पहला है 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षरित एक निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष या उपसभापति या सभापति को दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति यहाँ पे बराबर है, ये भी हमने एक प्रीवियस ईयर वीडियो में देखा था। दूसरा है अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, या उसे इनकार भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि उसे स्वीकार कर लिया गया कभी थोड़ी देर के लिए, तो अध्यक्ष या सभापति जो है वो आरोपी की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। उस 3 सदस्यीय समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI या उनके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश जस्टिस होगा,
दूसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, किसी उच्च न्यायालय का। और तीसरा है एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होना चाहिए। ठीक है। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या अक्षमता से ग्रस्त पाती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। पहले समिति की मंजूरी। यदि समिति ने बाल दिया कि नहीं, इसने ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं है या अक्षम नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई आगे बातचीत नहीं होगी। ठीक है। आगे है संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधन प्रस्तुत किया जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं। ठीक है। यह जानना दिलचस्प है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। महाभियोग का पहला मामला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी रामास्वामी का है। हालांकि जांच समिति ने दुर्व्यवहार का दोषी पाया, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सका क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया और कांग्रेस पार्टी ने मतदान से परहेज कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखते हैं हाईकोर्ट के बारे में। ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट का था, तो हाईकोर्ट की यदि बात की जाए तो द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज अ सेम एज दैट फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के जजों का रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बस समान ही होगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट नो जज फॉर हाई कोर्ट इम्पीच्ड सो फार। मतलब अभी तक कोई भी हाई कोर्ट का जज इम्पीच्ड नहीं किया गया है। तीसरा है आपका सीएजी। तो सीएजी जो है राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा और उसी तरीके से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर सिद्ध व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो ये आपका है क्या। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमने अभी देखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए अभी नहीं देखा है तो ये गलत हो जाएगा, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली 3। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है पंचायत के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित है, किस में निहित है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? द superintendence direction and control of all election to the panchayat are vested in the governor, election commission of India, the district पंचायत राज ऑफिसर या द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, इसका सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसके पास होते हैं राष्ट्रपति का, उसके पास होता है उपराष्ट्रपति का, उसके पास होता है संसद का, ठीक है, उसके पास होता है राज्य की विधान सभा का और परिषद का। अब यहाँ पे डिटेल में क्या लिखा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। क्या है? मतदाता सूची की तैयारी, पंचायतों के सभी चुनाव के संचालन, पंचायत के सभी चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा। इसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसकी सेवा शर्तें, कार्यकाल का भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। उसे राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के निर्धारित तरीके के आधारों के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता। तो पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन को हटाने का आधार क्या होगा, तो सेम जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने का प्रावधान, मतलब आपका वही सुप्रीम कोर्ट जो है उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, या उन्हीं आधारों के अलावा, मतलब सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता, उसकी सेवा शर्तों, उसकी नियुक्ति के बाद के लिए अहितकर नहीं बदला जा सकता, मतलब कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा है राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। तो पूछा जाए कि राज्य पंचायतों के या सभी मामलों में, पंचायती राज से संबंधित मामलों में चुनाव का प्रावधान कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग? नहीं, गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा राज्य विधानमंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला लिखा है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263,
दूसरा लिखा है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। तीसरा लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो आर्टिकल 323A में है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 301। तो कौन सा गलत है? तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो मेरा लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि सरकारी आयोग के बारे में, और सरकारी आयोग की एक रिकमेंडेशन थी इंटर स्टेट काउंसिल, जिसके तहत उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल बनाए जाने चाहिए, जो कि बनाई भी गई है। तो ये तो मैच है। दूसरा है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए भी प्रीवियस वीडियो देखा हो आपने, तो उसमें भी आर्टिकल 280 के बारे में बताया गया है। नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो 323A के तहत बनाया गया, तो ये भी सही है। तो आपका बचता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल 301 में नहीं है, क्योंकि जो 301 आर्टिकल है वो ट्रेड से रिलेटेड है। अब आपको ये बताना है कि ट्रेड से संबंधित जो है वो कौन से भाग में है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC जो है आपका, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 268, 280, 276 या नॉन ऑफ द अबव? तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने की एक मुख्य एजेंसी होगी। इसकी स्थापना, मतलब इसका काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा हुई थी, 1964 में, ठीक है। इसकी स्थापना की संथानम समिति ने भ्रष्टाचार निवारण फिर की थी 1962-64 में संथानम समिति के द्वारा। मूल रूप से CVC न तो संवैधानिक निकाय था, न ही वैधानिक निकाय। बाद में 2003 में संसद ने CVC को वैधानिक दर्जा वाला कानून बनाया। तो देखा जाए तो इसका स्टेटस क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये तो इसका सही जवाब होगा नॉन एट ऑफ, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो ये क्रम होगा, इसको आपको खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 371J के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा यहाँ पे प्राप्त है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और लद्दाख। तो सबसे पहले स्पेशल प्रोविज़न देख लेते हैं कि स्टेटों का कौन सा स्टेट का कहाँ पर है, कल को दूसरे स्टेट के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले पूरी डिटेल लेते हैं। सबसे पहला जो है आर्टिकल 371, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए है विशेष प्रावधान। नंबर 2 है 371A, इसमें है नागालैंड राज्य के लिए। 370B, इसमें है असम राज्य के संबंध में, ठीक है। C में है मणिपुर के लिए। D में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। E में है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में। F में है सिक्किम राज्य के संबंध में। G में है मिजोरम राज्य के संबंध में। H में है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में। I में है गोवा के संबंध में। और J में है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। तो देखते हैं अब हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। नागालैंड, तो नागालैंड का तो है, आपने अभी देखा 371A में है। दूसरा है हैदराबाद और कर्नाटक, हाँ ये सही है, क्योंकि कर्नाटक राज्य का उल्लेख जो है वो 370J में है, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात का तो 370 में ही है। लद्दाख राज्य का उल्लेख लद्दाख राज्य इसमें से कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी विशेष मांग कर रहा है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन इसने फिर से पूछा संविधान के पार्ट के ऊपर, इस साल का दूसरा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो बोला है कि करेक्टली कौन सा मैच नहीं करता है, ठीक है। इसका एक पैटर्न है पूछने का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हाँ पार्ट 4A में है, हमने देखा था, तो ये सही है। दूसरा है द स्टेट पार्ट 6, तो ये कथन भी अपने आप में सही है, द स्टेट है। C है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13, तो क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13 में है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं है, क्योंकि पार्ट 13 जो है वो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द
कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ होता है, तो द यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्ट 5 के तहत आ जाएगा ये। डी जो है वो है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, तो सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट जो है पार्ट 14 में है क्या, बिल्कुल सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट पार्ट 14 का विषय है। एक बार और अच्छे से आप इसको पूरा देखिएगा, इसको 2-4 बार पढ़ने के साथ ही आपको ये याद हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग और कमेटी ऑन द पिटिशन। यदि बात की जाए पब्लिक अकाउंट कमेटी की यानी लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, इसमें से 15 जो होते हैं वो राज्यसभा से लोकसभा से होते हैं, और जो आपके 7 होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। जो एस्टीमेट कमेटी होती है इसमें होते हैं टोटल 30 मेंबर, और ये 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 मेंबर होते हैं मैक्सिमम, जिसमें से 15 जो होते हैं वही सेम लोकसभा से, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। कमेटी ऑन पिटिशंस जो है वो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। जो लोकसभा वाली समिति होती है उसमें 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा वाली में 10 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समिति साफ साफ दिख रही है कि एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो इस समिति की स्थापना 1921 में की गई थी, एक गठित स्थायी समिति ने मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। पहले इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। तो कब हुई 30 संख्या, 1956 में हुई। सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, ठीक है। समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इन सदस्यों को लोकसभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुना जाता है। इस प्रकार सभी दलों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अब यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपके जैसे 20 लोग खड़े हुए, तो 20 लोगों में से 10 लोगों का चुनाव करना है। तो इसमें क्या होगा कि सब लोग 20 को वरीयता क्रम में वोट देंगे। वरीयता क्रम में वोट दिया आपने, तो क्या होगा, जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे और पर्याप्त नहीं है, तो इसके वोट क्या होंगे कि इसकी जो सेकंड वरीयता वाला व्यक्ति होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय हस्तांतरण, ठीक है। अगला है, इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो बोला जाए कि एस्टीमेट कमेटी का प्रमुख जो होता है वो वित्त मंत्री होता है, तो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं, मंत्री तो इसके सदस्य ही नहीं होते हैं। तो अध्यक्ष तो दूर की बात रही। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उनके सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, और वह हमेशा सत्तारूढ़ दल से होता है, ठीक है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष जो होता है, ये ऐसी परंपरा बन गई है 1960 से कि वह विपक्ष से होगा। आगे, इस समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना, सार्वजनिक व्यय में बचत का सुझाव देना, और इसे सतत अर्थव्यवस्था में वर्णित किया गया है। और कार्य देखते हैं इसके, यह रिपोर्ट करना कि अनुमानों के अंतर्गत नीति के अनुरूप संगठन दक्षता प्रशासनिक सुधार में कौन सी अर्थव्यवस्था सुधार हो सकती है, प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के वैकल्पिक सुझाव देना, यह जांच करना कि क्या अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर ही धन खर्च किया गया है, और यह सुझाव देना कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना है। समिति ऐसे सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में अपने कार्यों का प्रयोग नहीं करेगी जो सार्वजनिक उपक्रम समिति के अंतर्गत आते हैं। सही बात है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई ही है भाई इसलिए, क्योंकि वो से मामलों को देखेगी, ठीक है। समिति पूरे वित्तीय वर्ष में समय समय पर अनुमानों की जांच जारी रख सकती है। अपनी जांच के अनुसार सदन को रिपोर्ट भी कर सकती है, ठीक है। समिति पर किसी एक वर्ष के संपूर्ण अनुमानों की जांच करने का कोई दायित्व नहीं होगा। अनुदानों की मांगों पर अंतिम रूप से मतदान किया जाता है, भले ही समिति की रिपोर्ट कुछ भी हो। और यह मतदान कहाँ पे होता है, तो होता है लोकसभा का विशेषाधिकार है। फिर क्वेश्चन पूछा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। आपको याद होगा कि पिछले साल क्वेश्चन जो था 2019 वाला, मतलब उसमें ये पूछा गया था कि सिटीजनशिप जो है वो कौन से पार्ट में है। तो आपके क्वेश्चन का दायरा लगभग वही टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे टॉपिकों को डीप में एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा मिल सके और आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व हो सके। क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको देखकर बच्चे की आँख चमक जाती है और वो मतलब इन क्वेश्चन को देख के पेपर में काफ़ी खुश हो जाता है ताकि ये उसके जोन में होते हैं इसीलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 5 to 11 यानी आर्टिकल 5 से 11। ये कौन से भाग में आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतर परिवर्तन के दायित्वों को समाहित करती है, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली जैसे निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्था के तत्व समाहित किए गए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक ये है कि यदि इस टाइप के स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव आते हैं तो आप उनको अमूमन सच मानेगा, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सही मानना है, ठीक है। यदि पॉजिटिव मतलब आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली जैसे राजनीतिक व्यवस्थित तत्व शामिल हैं और इसी से भारत में निरंतरता और परिवर्तनता के तत्व भी समाहित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? 10, 12, 13 या 14? तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद गवर्नर की सहायता व सलाह के लिए। राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि उसे अपने कार्यों का निर्वहन करने में अपने विवेक से अपना कार्य करना आवश्यक हो, ठीक है। मतलब क्या राष्ट्रपति को भी अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति संविधान में है? नहीं है, राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता। लेकिन राज्यपाल के लिए प्रावधान 163 में है कि वह कुछ ऐसे कार्य हैं जो अपने विवेक से कर सकता है, तो उसके द्वारा जो विवेक से कार्य किए जाते हैं अपने खुद से, उसको छोड़कर सभी कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो उसको सलाह व सहायता देगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि उस राष्ट्रपति का विवेक कहाँ पे आ जाएगा? तो राष्ट्रपति का विवेक कहाँ जाता है? जैसे राष्ट्रपति यदि राज्य की संवैधानिक तंत्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देगा, तो ये आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, यदि कोई ऐसा विधेयक है जो उसे लगता है कि ये राज्य के हिसाब से ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रख लेगा, ये भी उसके विवेक के अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें वो मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता के अनुसार कार्य नहीं करता है। आगे लिखा हुआ है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। मतलब वो किसी न्यायालय में नहीं बल्कि राज्यपाल खुद तय करेगा, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा की गई किसी भी बात की वैधता इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उसने अपने विवेक से कार्य किया जाना था, ये चाहिए था या नहीं। आगे लिखा है, मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी अदालत में नहीं जांची जा सकती। वहीं आर्टिकल 164 जो है उसमें अदर प्रोविजन से मिनिस्टर्स के बारे में वो क्या है, राज्यपाल की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री होंगे जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण या किसी अन्य कार्य के अतिरिक्त प्रभारी हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य हैं। बिहार राज्य 2006 के 94 संविधान संशोधन के माध्यम से इससे बाहर हो गया है, ठीक है। आगे लिखा है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम जो होगी वो होगी 15%, ठीक है। लेकिन उसकी संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। ये प्रावधान 1991 के 2003 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर भी था कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 12। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं।
किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रावधान भी 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है। मंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये कथन आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे संघीय जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं रह सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत में 6 महीने तक कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है। अब मंत्रियों के वेतन भत्ते जो होते हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की सिद्धांत को प्रतिपादित किया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्यूक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर किया, किस मामले में किया था? क्या गोलकनाथ मामले में, केशवानंद भारती मामले में, शंकरी प्रसाद मामले में या सज्जन सिंह मामले में? तो यहाँ पे क्लियर कट है, केशवानंद भारती मामले में 1973 में किया था। यहाँ पे मैं आपको संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित 2-3 चीज़ें बता दूँ। संविधान का मूलभूत ढांचा क्या होगा इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है वो समय समय पर अपनी व्याख्याओं के माध्यम से डिसाइड करता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे केसों में, जैसे कभी उसने जीवन के अधिकार को, कभी लोकतांत्रिक सरकार को, कभी उसने संघीय सरकार को अपने अपने अलग अलग केसों में भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। ठीक है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली नहीं मैच किया गया है। पहला है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लिडेड। दूसरा है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 39A है इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यस बिल्कुल सही, जिस 73rd के तहत हमने किया था ये इसको। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ बिल्कुल सही है। आर्टिकल 48 क्या सेपरेशन ऑफ जुडिशियल और फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में? नहीं। आर्टिकल जो 48 है वो कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, संगठन के बारे में जानकारी देता है। और जो आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल 50 का पार्ट है। ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है ये हमने कल डिस्कस किए थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप हर सीरीज़ का हर वीडियो देखिए ताकि आपका हर टॉपिक हर एंगल से समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्य हो। दूसरा है अटॉर्नी जनरल को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा। कौन सा कथन सही है? क्या लिखा है? The President shall appoint a person who is qualified as to be appointed a judge of Supreme Court. दूसरा लिखा गया है Attorney General shall receive such remuneration as Parliament may determine। ठीक है, तो कौन सा आप देखना सही है। तो सबसे पहले हम पूरे टॉपिक को समझते हैं, हमारी जो चल रहा है सीक्वेंस उसी में, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल पद के प्रावधान किया गया है। तो संविधान में किया गया है, 76 में किया गया है, पार्ट 5 में किया गया है। ठीक है। तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो भाग 76 में है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य हो। ठीक है। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति की राय में वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। नंबर 3, 10 वर्षों तक वो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में वो प्रख्यात विधि वेत्ता हो। तो ये 4 कंडीशन है। ठीक है। अब जो अटॉर्नी जनरल के पद की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं की गई है। यदि पूछे आपको बताया कि संविधान के तहत 5 वर्ष तक डिसाइड की गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई डिसाइड नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार भी नहीं है।
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है उसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना पद त्याग कर हट सकता है। ठीक है। परंपरागत रूप से वह तब इस्तीफा देता है जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है, बदल जाती है, क्योंकि उसे सरकार की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है और वह सरकार के जो कार्य उसके हिसाब से कार्य करता है। एजी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं है, वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी में महाधिवक्ता के कर्तव्यों में शामिल है ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित हो। कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हैं। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना। अब राष्ट्रपति के द्वारा महाधिवक्ता को क्या कार्य सौंपे गए हैं? पहला, सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए किसी भी संदर्भ में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा है भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी उच्च न्यायालय में पेश होना। ठीक, तो ये तीनों मामले हो गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। पहला था द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल, ये कथन हमने अभी देखा। दूसरा है अटॉर्नी जनरल पद को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा? नहीं, उसको क्या मिलेगा? उसको राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा जो पारिश्रमिक होगा वो प्राप्त होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय कहा जाता है। दूसरा लिखा गया है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो क्या पहला कथन सही है? तो बिल्कुल, भारतीय संघवाद को बहुत सारे लोग अर्धसंघीय कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में क्यों कहते हैं? क्योंकि एकात्मक संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं और संघीय संविधान की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। संघीय संविधान में जैसे हमारे यहाँ लिखित, तो यहाँ पर एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि एकात्मक संविधान की कौन सी विशेषताएं होती है और संघात्मक संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में है। सबसे पहले हमारे पास लिखित संविधान है जो कि संघात्मक की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है कि हमारे यहाँ द्विसदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा है। नंबर 3 है हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। और जैसे नंबर 4 जो है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है। तो ये संघीय विशेषता हो गई। और एकात्मक विशेषताओं में क्या क्या आ जाएगा? एकात्मक विशेषताओं में आ जाएगा जैसे भारत में जो आपातकाल हो सकता है कभी, तो वो एकात्मक बना देता है। नंबर 2, जो आपका राज्यपाल जो है वो जो केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसी प्रकार कुछ और प्रावधान भी है, आप इसको डीप में देख लीजिएगा। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं हैं यहाँ पे। और दूसरा लिखा हुआ है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो बिल्कुल ये कथन भी अपने आप में सही है, लेकिन क्या दूसरा कथन जो है वो पहले कथन की सही व्याख्या कर पा रहा है? तो व्याख्या तो नहीं हो रही है। इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, उससे पता चल रहा है कि अर्धसंघीय है। तो कथन आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक गतिरोध को हल करने के लिए हो सकती है। मतलब किसमें आपकी ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिमूव डेडलॉक ओवर। किसमें? जैसे ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक में, मनी बिल धन विधेयक में, संवैधानिक संशोधन बिल और एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बिल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक होता है ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण, यहाँ पे लिख देते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक होता है कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा है मनी बिल, कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेगुलेशन, बोरोइंग ऑफ मनी, यूनियन गवर्नमेंट और कंसोलिडेटेड एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये मनी बिल के अंतर्गत आता है, क्योंकि मनी बिल के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनेंशियल बिल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अ बिल दैट कंटेन अ बोरोइंग क्लोज अबाउट डज नॉट एक्सक्लूसिव डील विद बोरोइंग। ठीक है। और दूसरा है प्रोविजन इंक्लूजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूडिंग मैटर मेंशन्ड मनी बिल। ठीक है, ये भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल,
कनेक्टेड विद अमेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल क्या है। तो टाइप्स ऑफ बिल में आपके फीचर्स आ जाएगा, आर्टिकल कौन सा है, इंट्रोडक्शन बाय रिकमेंडेशन, अमेंडमेंट, जॉइंट सीटिंग होती है कि नहीं, और प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले आपको ऑर्डिनरी बिल जो है वो आर्टिकल 107 और 108 में है। मनी बिल आपका 110 में है। आपका फाइनेंशियल बिल 117 1 में है। फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो 117 3 में है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 368 के माध्यम से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो भाग कौन से में है, 20 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंट्रोड्यूस कहाँ पे कर सकते हैं, जो साधारण विधेयक है उसको आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फाइनेंशियल बिल वो भी लोकसभा में किया जाएगा, जो फाइनेंशियल बिल नंबर 1 है। और फाइनेंशियल बिल जो तीसरा होता है, जो 117 3 के तहत है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा ये चीज़। आगे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी जो है वो दोनों जगह किया जा सकता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। लेकिन ये चारों बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी किए जाते हैं, मतलब स्टेट प्रक्रिया में भी होता है इनका उपयोग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा बिंदु लिखा गया है कि इसे कौन इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन करता है, तो कौन करता है, जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हें कौन करेगा, उन्हें कोई मिनिस्टर भी कर सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मंत्री कौन होता है और प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। जो व्यक्ति मंत्री परिषद का भाग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भाग है, वो मंत्री है, सरकारी मेंबर होते हैं, इन्हें सरकारी सदस्य भी कहते हैं। ठीक है, कोई सरकार की ओर से। और प्राइवेट मेंबर में मंत्री परिषद के अलावा शेष सभी सांसद या विधायक, ठीक है, वो सभी प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। अब जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसके मंत्री वगैरह हैं, तो वो तो सरकारी मेंबर हो गए। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे ऐसे सांसद भी हैं जो कि मतलब सरकारी सदस्य या मंत्री वगैरह नहीं बन पाए हैं, तो वो सभी प्राइवेट मेंबर के अंतर्गत आते हैं। तो चाहे सदन में सरकार का मेंबर हो या विपक्ष का, कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है। तो साधारण विधेयक जो होता है वो मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों ला सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल है वो केवल मिनिस्टर ला सकता है, सरकारी मेंबर। ठीक है, फाइनेंशियल बिल को भी दोनों ला सकते हैं, फाइनेंशियल बिल दोनों ला सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी दोनों में से कोई भी ला सकता है। अब मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाए गए हैं और पारित हैं। तीसरा है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है, तो क्या साधारण विधेयक को लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यानी उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? तो नहीं लेनी पड़ती है। क्या मनी बिल में ज़रूरी है? तो हाँ, मनी बिल में ज़रूरी होता है। क्या फाइनेंशियल बिल 1 में ज़रूरी है? नहीं, हाँ सॉरी, मतलब ज़रूरी होता है। और क्या फाइनेंशियल बिल 3 में होता है? तो ओनली रिक्वेस्ट फॉर कंसोलिडेशन के लिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साधारण विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोनों में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनी बिल में आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके अमेंडमेंट और रिजेक्शंस जो होते हैं राज्यसभा क्या कर सकती है या नहीं, तो ऑर्डिनरी बिल का बिल्कुल कर सकती है। मनी बिल में सिर्फ वो रिकमेंड कर सकती है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। और ये क्या बाइंडिंग है? तो बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। क्या फाइनेंशियल बिल के संबंध में कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, दोनों में कर सकती है। और संवैधानिक संशोधन विधेयक में भी बिल्कुल उसका बराबर रोल होता है, ये भी हमने देखा था। जॉइंट सिटिंग ऑफ डेडलॉक, तो क्या ऑर्डिनरी बिल में यदि विवाद हो जाता है दोनों सदनों में तो जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में? 108 में। ठीक है, तो यस, बिल्कुल जॉइंट सिटिंग का प्रावधान साधारण विधेयक में है, वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, मनी बिल में किसी भी प्रकार की जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। फाइनेंशियल बिल 1 में ये प्रेसिडेंट कर सकता है, फाइनेंशियल बिल 3 में भी कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, तो इसमें पारित, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल के संबंध में उसको रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, या फिर रिटर्न भी कर सकता है रिकमेंडेशन के लिए। दूसरा है मनी बिल में यदि प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उसे रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता। या तो मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, या फिर पारित कर देगा। तो मना कर सकता है और पारित कर सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता। ठीक है,
फाइनेंशियल बिल रिजेक्ट, अप्रूव और रिटर्न भी कर सकता है। फाइनेंशियल बिल 3 रिजेक्ट, अप्रूव, रिटर्न। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो उसको मस्ट है कि वो अप्रूव करे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिजेक्ट करेगा या रिटर्न करेगा। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रावधान किया गया है कि किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर प्रेसिडेंट को अपनी राय अप्रूव करना बाध्यकारी है। ठीक है, वो बाध्यकारी रूप से अप्रूव करेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि संयुक्त बैठक हल करने के लिए हो सकती है। साधारण विधेयक में, बिल्कुल साधारण विधेयक में तो होती है। धन विधेयक में क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है? नहीं है। संवैधानिक संशोधन विधेयक में नहीं है। विनियोग विधेयक में नहीं है, क्योंकि विनियोग विधेयक जो है वो एक प्रकार से धन विधेयक या मनी बिल ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो आपका आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 का संबंध किससे होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के महाभियोग से, इम्पीचमेंट से। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 67, जो आर्टिकल 67B जो होता है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित होता है। ठीक है, आर्टिकल अगला है 94, ये किससे संबंधित है? तो 94 जो है वो रिमूवल ऑफ द स्पीकर है। मतलब जो 94 है वो बेसिकली जो है वो लोकसभा के लिए है। तो लोकसभा की स्पीकर और जो वाइस स्पीकर होता है उसको हटाने से संबंधित है। जबकि जो आर्टिकल आपका 90 है वो संबंधित है किससे? वो राज्यसभा से संबंधित है। तो राज्यसभा के जो सभापति या उपसभापति होते हैं उनको हटाने, उनकी नियुक्ति वगैरह सब चीज़ें इसमें आती है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल जो 61 है वो रिमूवल, क्या डिप्यूटी चेयरमैन, ये सब जोड़ी मिलाना है। तो आर्टिकल 61 अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के महाभियोग वो कहाँ पे लिखा गया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सेकंड नंबर पे लिखा हो गया है। तो आपके दो तो यहाँ गलत हो गए, ये बच्चे ए और सी। सेकंड नंबर पे लिखा है आर्टिकल 67B, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये लिखा है तीसरे नंबर पे। तो ए भी गलत हो गया, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको 2 देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे आपका लिखा हुआ है कि किस तारीख को भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको संविधान सभा के कुछ और अतिरिक्त कार्य भी पता होना चाहिए। उन अतिरिक्त कार्यों में जैसे 24 जनवरी 1950 को उसने क्या क्या किया था? तो उसमें उन्होंने किया था, सबसे पहला हमने हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया था, राष्ट्रीय गीत हो गया। दूसरा हो गया कि हमने हमारा राष्ट्रगान अपनाया था। ठीक है, नंबर तीसरा उन्होंने राष्ट्रपति का भी चयन किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसने कब तक काम किया? तो इन्होंने 1949 तक इस प्रकार से काम किया। और संविधान कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान को अपनाया। ठीक है, तो आपको कुछ तारीखों का ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवल्यूशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अटैच्ड ऑफिस अंडर, किसके अंतर्गत है? क्या प्राइम मिनिस्टर आएगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर आएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी आएगा, या नीति आयोग आएगा? तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग, ऑप्शन डी। एक बार नीति आयोग को भी देख लेते हैं हम अच्छे से। आप सभी जैसे जानते होंगे कि भारत में आज़ादी के बाद से ही योजना आयोग काम कर रहा था, लेकिन योजना आयोग में कुछ कमियां थी। तो उसकी जगह हमने फिर नीति आयोग को अपनाया था। नीति आयोग को अपनाया, तो कब अपनाया गया? 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नीति आयोग को, योजना आयोग को समाप्त कर दिया और नीति आयोग को अपनाया। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यदि बात की जाए इसके उद्देश्यों की, तो इसमें कृषि क्षेत्र का विकास करना, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना, किसान का निर्यात बढ़ाना। ठीक है, और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत के मुद्दों को प्राथमिकता देना। ठीक है, आगे जाके इसमें नीति आयोग के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल होता है? यदि शासन में कुछ जटिलताएं हैं तो उन जटिलताओं को कम करना, शासन को इफेक्टिव करना। ठीक है,
और विशाल आबादी जो भारत की है उनमें उद्यमशीलता, मानव पूंजी का विकास करना, नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा जो विभिन्न देशों में निवास कर रहा है उनको प्रवासी भारतीय समुदाय के नाम से जाना जाता है, उनका किस प्रकार भारत के विकास में उपयोग लिया जा सकता है, वह सरकार और प्रशासन के स्वरूप को प्रकार से परिवर्तित करने में परामर्श दे सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार से संबंधित कुछ ऐसे कार्य जो प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे भारत के विकास में सहायता कर सकते हैं उसमें मददगार होता है। आपने देखा होगा ये आजकल बहुत सारे इंडेक्स जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो नीति आयोग भी निकालता है। अब आगे देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। संरचना की बात करें तो इसमें कुछ सदस्य जो होते हैं वो इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और कुछ सदस्य जो होते हैं वो अंशकालिक होते हैं। इसके अलावा इसमें राज्य और केंद्र का भी प्रतिनिधित्व तो होता है। ठीक है, सबसे पहले नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो नीति आयोग की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर दूसरा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का। आपको कमेंट करके बताना है इसका उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष जो भी होता है उसको पीएम के द्वारा मनोनीत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। आगे इसमें एक सीईओ होता है, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं और ये जो होता है एक प्रकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। कुछ ऐसे सदस्य भी इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो कि विशेष रूप से इसमें बुलाए जाते हैं। ठीक है, जो इसमें सलाह के लिए स्पेशल रूप से बुलाए जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री केंद्रीय जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 लोगों को इसमें मनोनीत करते हैं। फिर इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है। इस गवर्निंग काउंसिल में आप देखेंगे तो इसमें सभी राज्यों के सीएम होते हैं और जो भी यूटीज़ है उनके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, आगे इसमें पीएम जो है इसमें 2 अंशकालिक सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए नीति आयोग का मूल दर्शन क्या है तो एक तो आपको पता चल गया है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका है एक है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तो सहकारी संघवाद इसका एक और उद्देश्य। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज़ में जो कि यूपीपीसीएस की पॉलिटी सीरीज़ 4 होगी। ठीक है, बाय।